हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो चलिए फ्रेंड्स, आज एक बार फिर से आदित्य रंजन सर का जो साइंस का बुक निकला है फ्रेंड्स, उसका आज हम लोग चैप्टर 2 करने वाला है। ठीक है, तो जो लोग चैप्टर 1 नहीं देखा है फ्रेंड्स, तो वो लोग जाकर प्लेलिस्ट बना हुआ है फ्रेंड्स, चैप्टर 1 जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज का सेकेंड लेसन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का सेकेंड टॉपिक है आपका बल एवं उनके प्रकार। ठीक है, तो चलिए सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज पढ़ने वाले हैं बल। ठीक है, देखिए कह रहा है कि किसी वस्तु पर खींचने या धकेलने के रूप में परिभाषित किया जाता है तो बल को। ठीक है, अगला है वस्तुओं में गति किसके कारण होती है। तो वस्तुओं में जो गति होती है आपका बल की क्रिया के कारण होता है। किसके कारण होता है? बल के क्रिया के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु की गति, आकृति, आकार और गति को संशोधित करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो उसे बल कहा जाता है। ठीक है, अगला है कि बल का सूत्र क्या होता है। तो बल का जो सूत्र होता है न्यूटन के दूसरे नियम से प्राप्त होता है। एफ बल का सूत्र यानी कि एफ बराबर आपका जो होता है ए में होता है। क्या होता है सूत्र जो आपको हो जाएगा? एफ बराबर क्या होता है? ए में होता है। जहाँ एम बराबर क्या होता है? तो वस्तु का द्रव्यमान, और ए जो आपका होता है वो होता है आपका त्वरण। ठीक है अगला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु पर समान मात्रा में तथा विपरीत दिशा में लगाया गया बल कैसा होता है? तो संतुलित बल उससे होता है। कैसा बल होता है? संतुलित बल होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि किसी वस्तु पर असमान मात्रा में बल लगाया जाता है तथा वस्तु अधिक बल की दिशा की ओर गति करती है, उसे क्या कहा जाता है? असंतुलित बल कहा जाता है। अगला है कि गति बदलने के लिए किस बल की आवश्यकता होती है। तो ये जो आपका होता है असंतुलित बल का। खींचने या धकेलने की प्रक्रिया किस बल के कारण होती है? तो असंतुलित बल के कारण। तो हम लोग फ्रेंड्स MCQ प्लस एक लाइनर क्वेश्चन दोनों करने वाले हैं। जो लोग वीडियो को आज पहली बार देख रहे हैं फ्रेंड्स, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आपका देखिए अभी आदित्य रंजन सर का चल रहा है, उसके बाद हम लोग SK झा सर का जो साइंस का 5th एडिशन निकला है उसका हम लोग डेली यानी कि करने वाले हैं क्वेश्चन आंसर प्लस MCQ। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन है संपर्क बलों में कौन कौन से बल शामिल होता है। जो संपर्क बल होता है उसमें कौन कौन से बल शामिल होता है? तो उसमें जो आपका होता है पेशीय बल, घर्षण बल, स्प्रिंग बल। ठीक है, अगला है मांसपेशीय की क्रिया के कारण उत्पन्न होने वाले बल को क्या कहा जाता है? तो देखिए मांसपेशियों के द्वारा जो उत्पन्न बल होता है उसे पेशीय बल कहते हैं। ठीक है, अगला है कि गति की अवस्था बदलने के लिए कौन सा बल उत्तरदायी है? तो वो हो जाएगा आपका घर्षण बल। अगला है वह बल जो हमेशा विपरीत दिशा में होती है उसे क्या बोला जाता है? स्प्रिंग बल को बोला जाता है। ठीक है, कौन सा बल? स्प्रिंग बल बोला जाता है। अगला है आपका कि किसी वस्तु पर लगने वाले बल को मापा जाता है। किसके द्वारा मापा जाता है? तो स्प्रिंग संतुलन के द्वारा मापा जाता है। गैर संपर्क बल में कौन सा बल शामिल होता है? तो उसमें आपका हो जाएगा चुंबकीय बल, विद्युत स्थैतिज बल, गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, अगला है किसी चुंबकीय वस्तु पर चुंबक द्वारा लगाया गया बल को क्या कहा जाता है? तो उसे चुंबकीय बल कहा जाता है। अगला है एक आवेशित वस्तु द्वारा दूसरे आवेशित या अनावेशित वस्तु पर लगाया जाने वाले बल को क्या कहते हैं? तो उसे विद्युत स्थिरीय बल कहा जाता है। दो द्रव्यमान वाली वस्तुएं एक दूसरे में कौन सा बल लगाती है? जैसे दो द्रव्यमान वाले वस्तुएं हैं, एक दूसरे के बीच कौन सा फोर्स लगाती है या बल लगाती है? तो उसे आकर्षण बल कहते हैं, यानी कि जिसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। अगला है आपका कि किसी वस्तु के पृथ्वी की सतह पर मुक्त रूप से गिरने के लिए कौन सा बल उत्तरदायी है? तो वो हो जाएगा आपका पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल। जैसे कि हम लोग पृथ्वी पर से ऊपर कूदते हैं, ठीक है, तो फिर हम लोग कहाँ जाते हैं? पृथ्वी पर। उसका कारण क्या है? तो गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, अगला है पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की परिक्रमा किसके कारण होती है? तो ये जो आपका होता है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। चलिए उसके बाद हम लोग अब घर्षण बल के बारे में पढ़ने वाले हैं कि घर्षण बल किसे कहा जाता है। तो देखिए संपर्क में आने वाली दो सतहों के बीच कौन सा बल उत्पन्न होता है उसे हम लोग घर्षण बल कहते हैं। अगला है कि वस्तु की गति के विपरीत कौन सा बल है उसे भी क्या बोला जाता है? घर्षण बल कहते हैं। जैसे कि मान के चलिए
इधर हम लोग चल रहे हैं तो इधर एक फोर्स लगेगा, यानी कि फोर्स जो लगता है यानी घर्षण बल अपोजिट दिशा में लगता है। ठीक है, अगला है वह बल जो दो वस्तुओं के संपर्क में आने पर उसकी सापेक्ष गति का विरोध करता है उसे क्या कहा जाता है, तो घर्षण बल या विरोधी बल कहते हैं। ठीक है, अगला है घर्षण बल किस पे निर्भर करता है। देखिए घर्षण बल जो आपका हो जाएगा दो सतहों के बीच के संपर्क के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। ठीक है, देखिए इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है आपका, ये मान के चलिए सतह है फ्रेंड्स, ये वस्तु गति इधर कर रहा है, ये अभिलंब बल हो गया, ये आपका नीचे mg लग रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। देखिए अगला है आपका, जब बाईं ओर कोई बल लगाया जाता है तो घर्षण दाईं ओर कार्य करेगा। क्या बताएं कि अगर फोर्स इधर लग रहा है तो घर्षण बल इधर लगेगा, जब फोर्स इधर लगेगा तो घर्षण बल इधर कार्य करेगा, यानी कि एक दूसरे का अपोजिट डायरेक्शन में कार्य करता है। अगला है, यदि बल दाहिनी ओर लगाया जाता है तो घर्षण बल क्या करेगा फ्रेंड्स, बाईं ओर कार्य करेगा। ठीक है, अगला है, संपर्क में आने वाली दो सतहों पर अनियमितताओं के कारण घर्षण बल होता है। क्या होता है, घर्षण बल होता है। अनियमितताओं की संख्या कहाँ अधिक होता है, तो ये जो आपका होता है खुरदरी सतहों पर अधिक होता है। क्या सतहों को चमकने या बहुत अधिक स्नेह का उपयोग करके घर्षण को पूरी तरह से समाप्त नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इनमें कुछ अनियमितताएं होती है, जिससे कि स्नेह की यूज करके हम लोग यानी कि जो घर्षण होता है उसका 100% समाप्त नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10, बड़े पैमाने पर यदि अनियमितताओं को इंटरलॉकिंग से बचाया जा सके तो गति अधिक सरल हो जाती है। यानी कि इंटरलॉकिंग से बचा देंगे तो यानी कि जो गति हो जाएगा अधिक सरल हो जाएगी, यानी कि आसान हो जाएगा। अगला, जब कोई वस्तु आराम से चलना शुरू करता है तो घर्षण पर काबू पाने के लिए आवश्यक बल की माप को क्या कहते हैं फ्रेंड्स, उसे स्थैतिज घर्षण कहते हैं। अगला हो जाएगा आपका, दो सतहों की अनियमितताओं के कारण क्या होता है, तो वो होता है आपका स्थैतिज घर्षण। अगला है, दो वस्तुओं की सतहों पर मौजूद अनियमितताओं को आपस में जोड़ने का परिणाम होता है आपका स्थैतिज घर्षण। गति की दिशा के विपरीत वस्तुओं पर लगने वाले घर्षण को गतिज घर्षण कहते हैं। अगला है आपका, गतिज घर्षण को भी विभाजित किया जाता है। देखिए गतिज घर्षण होता है उसको भी विभाजित किया गया है स्लाइडिंग घर्षण और रोलिंग घर्षण में। ठीक है, अगला हो जाएगा आपका, रोलिंग वस्तुएं द्वारा अनुभव किया जाता है कि प्रतिरोध क्या होता है, रोलिंग घर्षण के कारण होता है। जब एक पिंड दूसरे पिंड की सतह पर लुढ़कता है तो उसका द्वारा अनुभव की जाने वाली गति का प्रतिरोध रोलिंग घर्षण कहते हैं। उसे क्या कहा जाता है, प्रतिरोध को रोलिंग घर्षण कहते हैं। अगला है आपका, किसी वस्तु के समान गति से गतिमान रखने के लिए आवश्यक बल की माप को उसे स्लाइडिंग वाला घर्षण कहते हैं। क्या कहते हैं, स्लाइडिंग वाला घर्षण कहते हैं। जब एक पिंड दूसरे पिंड की सतह पर फिसलता है तो एक विरोधी बल फिसलने की गति की विपरीत दिशा में कार्य करता है, जिसे स्लाइडिंग घर्षण कहते हैं। अगला है, रोलिंग घर्षण किसके कारण होता है, तो रोलिंग घर्षण जो आपका होता है जो दो सतहों के बीच के संपर्क क्षेत्र के कारण होता है। ठीक है, जिससे कि देखिए रोलिंग घर्षण बल जो होता है आपका स्थैतिज घर्षण सबसे अधिक होता है, फिर स्लाइडिंग घर्षण सबसे कम जो होता है आपका रोलिंग घर्षण में यानी कि कम लगता है। अगला है, हम दो सतहों के बीच घर्षण को कैसे बढ़ा सकते हैं, तो संपर्क बढ़ा करके। जैसे कि संपर्क पहले इतना में संपर्क लग रहा है, अब इतना में संपर्क कर देंगे तो क्या हो जाएगा, उसका घर्षण बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हवा से भरे टायरों वाले साइकिल चलाना आसान होता है क्योंकि सड़कों के साथ सतह के न्यूनतम संपर्क होता है, जिसे रोलिंग घर्षण कहते हैं। जैसे कि देखिए जब आपका साइकिल में हवा कम रहता है तो बोलते हैं कि बहुत चलाने में दिक्कत हो रही है, यानी कि भार पड़ रहा है। ठीक है, अगला, घर्षण बल के बिना क्या कठिन हो सकता है, जब घर्षण बल कार्य नहीं करेगा उसके बिना क्या कठिन होता है, तो गीले संगमरमर की फर्श पर चलना बहुत ही मुश्किल होता है। ठीक है, अगला, घर्षण कैसे बढ़ा सकते हैं, तो सतह को खुरदुरा पर करके हम लोग घर्षण को बढ़ा सकते हैं। अगला, स्नेहक ऐसे पदार्थ होते हैं जो घर्षण को क्या करता है फ्रेंड्स, कम करता है। ठीक है, जूते की तलवे स्क्रू बॉल बियरिंग में घर्षण के कारण क्या होता है, तो घर्षण के कारण घिसकर क्षतिग्रस्त हो जाता है। क्या होता है, क्षतिग्रस्त हो जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, जब हम हथौड़े से मांसपेशियों बल लगाते हैं तो कौन सा बल दीवार में लगी कील को स्थिर कर देता है, तो वो घर्षण बल क्या होता है,
घर्षण बल। चलिए उसके बाद हम लोग घर्षण बल के बाद हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में पढ़ने वाले हैं। वह बल वह कमजोर या दुर्बल मौलिक बल जो ब्रह्मांड में प्रत्येक कण या पिंड के बीच उनके द्रव्यमान के कारण कार्य करते हैं उसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। वह कौन सा सार्वभौमिक नियम है जो सभी पिंडों को लागू होता है चाहे उसका आकार और स्थिति कुछ भी, उसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है आपका, ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु अन्य वस्तु को एक ऐसे बल से आकर्षित करती है जो उनके द्रव्यमान के गुणनफल का समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। उसे न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का स्वाभाविक नियम कहते हैं। जो फॉर्मूला आपका हो जाएगा एफ बराबर जो आपका होता है G/m1m2/r², जहाँ जी आपका क्या है? स्वाभाविक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक। ठीक है, और एफ आपका हो जाएगा वस्तुओं के बीच का गुरुत्वाकर्षण बल। m1 जो हो जाएगा पहली वस्तु का द्रव्यमान और m2 हो जाएगा दूसरी वस्तु का द्रव्यमान, और r जो आपका हो जाएगा दोनों वस्तुओं के केंद्रों के बीच की दूरी। ठीक है, अगला है, किसी वस्तु के पृथ्वी की सतह पर मुक्त रूप से गिरने के लिए कौन सा बल उत्तरदायी है? तो वो आपका हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल। कौन सा बल? गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की परिक्रमा किसके कारण होती है? तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। किसके कारण? पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, किसके कारण चंद्रमा द्वारा विकेंद्र बल लगता है? तो ये आपका हो जाएगा पृथ्वी के आकर्षण बल, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। ठीक है, पृथ्वी के आकर्षण बल तथा पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। ब्रह्मांड में सभी वस्तुएं किस बल के कारण एक दूसरे को आकर्षित करती है? तो ये जो आपका हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल। अगला है कि कौन सा असंपर्क बल सबसे कमजोर बल है? तो ये आपका हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल जो है सबसे यानी कि कमजोर बल है। अब उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं फ्रेंड्स सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी, यानी कि जी का वैल्यू के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, इसका मान पूरे ब्रह्मांड में नहीं बदलता है या एक अदिश राशि है। जो सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है वो अदिश राशि है जिसका मान होता है 6.67 × 10⁻−11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, जी का मान किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो कैवेंडिश के द्वारा स्थापित किया गया था। जब वस्तु गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में गिरती है तो उसे क्या कहते हैं? तो मुक्त पतन या फ्री फॉल कहते हैं। ठीक है, मुक्त पतन या फ्री फॉल कहते हैं। जब दो वस्तुओं में से एक वस्तु पृथ्वी पर रहती है तो कौन सा बल महसूस होता है? तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल। कौन सा? तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल महसूस होता है। अगला है, गुरुत्वाकर्षण बल केवल आकर्षण बल है। जो गुरुत्वाकर्षण बल है केवल आकर्षण बल है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ने वाले हैं गुरुत्वाकर्षण त्वरण या गुरुत्वीय त्वरण, जिसे स्मॉल जी से क्या किया जाता है? डिनोटेट किया जाता है। इसका मान अलग अलग सतहों पर अलग अलग होता है। जो स्मॉल जी का मान होता है फ्रेंड्स हर जगह बदलते रहता है, लेकिन कैपिटल जी का मान पूरे ब्रह्मांड में एक समान रहता है, जिसका वैल्यू होता है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, देखिए जी जो होता है यानी गुरुत्वीय त्वरण जो हो जाएगा आपका एक सदिश राशि है। ठीक है, पृथ्वी की सतह पर इसका मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। मुक्त रूप से गिरने पर किसी वस्तु द्वारा महसूस किया गया त्वरण मुक्त रूप से गिरने पर किसी वस्तु द्वारा महसूस किया गया त्वरण गुरुत्वाकर्षण के कारण। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर, गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान ध्रुव पर क्या होता है? तो देखिए, गुरुत्वाकर्षण यानी कि स्मॉल जी का मान भूमध्य रेखा पर मान अधिक होता है। ठीक है, देखिए जो गुरुत्वाकर्षण जो जी का मान होता है भूमध्य रेखा पर मान, जो भूमध्य रेखा पर मान होता है उससे क्या होता है फ्रेंड्स? अधिक होता है ध्रुव पर। ठीक है, ध्रुव के अपेक्षा भूमध्य रेखा पर जो जी का मान होता है कम होता है। अगला है, जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं, देखिए अवरी बोल रहा है भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर, तो गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, अगला है, यदि हम पृथ्वी की घूर्णन गति को बदलते हैं तो जी का मान गति बढ़ने के साथ बढ़ जाता है और घटने के साथ घट जाता है। देखिए जब हम पृथ्वी की घूर्णन गति को बढ़ाते हैं तो देखिए जी का मान
गति को बढ़ने से घट जाता है फ्रेंड्स, नहीं, गति के घटने से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और यहाँ पे उल्टा दे दिया गया है फ्रेंड्स, यानी कि जी का मान गति बढ़ने पर बढ़ जाता है और घटने पर घट जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, जब हम पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होता है फ्रेंड्स, घट जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, जब हम पृथ्वी की सतह से नीचे जाते हैं, जब पृथ्वी की सतह से नीचे जाते हैं तो इस स्थिति में भी जी का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा आपका। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान क्या होता है, शून्य होता है। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान शून्य होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, जी, कैपिटल जी और स्मॉल जी में संबंध। ठीक है, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान m और त्रिज्या r है तो कोई वस्तु जो पृथ्वी की सतह पर स्थित है जिसका द्रव्यमान m है, ठीक है, तो स्वाभाविक गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार F बराबर जो आपका हो जाएगा g इंटू एम स्मॉल m इंटू कैपिटल M बटा r स्क्वायर। ठीक है, जहाँ F आपका हो जाएगा वस्तु पर लगने वाला बल, g हो जाएगा स्मॉल g गुरुत्वाकर्षण के कारण होने वाले त्वरण, और g हो जाएगा आपका सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक, यानी कि F बराबर आपका जो होता है mg होता है। ठीक है, जहाँ g बराबर आपका हो जाएगा gm बटा r स्क्वायर, क्या हो जाएगा, gm बटा r स्क्वायर आपका हो जाएगा। चलिए अब हम लोग पढ़ने वाला है फ्रेंड द्रव्यमान और भार के बारे में। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स एक और सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं बदलता है, तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने पर क्या नहीं बदलता, तो द्रव्यमान नहीं बदलता है। जड़त्व की माप क्या है, और जड़त्व का समानुपातिक होता है, उसे द्रव्यमान कहते हैं। द्रव्यमान का SI मात्रक आपका हो जाएगा किलोग्राम। अगला है, एक बल जो लंबवत नीचे की ओर कार्य करता है उससे भार कहता है फ्रेंड्स, यानी कि भार बराबर होता है आपका mg, फॉर्मूला हो जाएगा, क्या हो जाएगा, mg होता है। ठीक है, अगला है, भार का SI मात्रक होता है न्यूटन, क्या होता है, न्यूटन होता है। भार एक बल है जो नीचे की ओर कार्य करता है जिसके कारण इसके परिणामी और दिशा दोनों होते हैं। किसी वस्तु का भार किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है, तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। इसीलिए चंद्रमा की सतह पर भार में परिवर्तन होता है, क्योंकि चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह के वस्तु का भार का क्या होता है, 1/6 होता है। अगला है, अब हम लोग लिफ्ट की गति के बारे में पढ़ने वाला फ्रेंड्स। लिफ्ट में समान व्यक्ति के वजन का समीकरण W बराबर आपका हो जाएगा m प्लस जी प्लस माइनस ए, क्या होता है, W बराबर m इंटू जी प्लस माइनस ए। m हो जाएगा लिफ्ट में सवार व्यक्ति के द्रव्यमान, W हो जाएगा लिफ्ट में सवार व्यक्ति का वजन, g हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण, a हो जाएगा मशीन का त्वरण। अगला है, जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रही हो, ठीक है, उस कंडीशन में क्या होगा। ठीक है, तो ए तो आपको हो जाएगा शून्य, W बराबर हो जाएगा mg प्लस ओ, तो mg, तो इस स्थिति में भार अपरिवर्तित रहेगा, क्या रहेगा, भार अपरिवर्तित रहेगा। जब लिफ्ट एक समान वेग से नीचे जा रही हो तो इस स्थिति में भार क्या रहेगा आपका, अपरिवर्तित रहेगा। यदि लिफ्ट त्वरण के साथ ऊपर जा रहा है, इस स्थिति में क्या होगा फ्रेंड्स, लिफ्ट में सवार व्यक्ति का वजन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा, इस स्थिति में लिफ्ट में बैठे व्यक्तियों का वजन बढ़ जाएगा। यदि लिफ्ट की रस्सी टूट जाए तो इस स्थिति में लिफ्ट में सवार व्यक्तियों का वजन क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, यानी कि ए का वैल्यू जी से अधिक हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऋणात्मक हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपको, गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य। ठीक है, तो चलिए सेशन का हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है आपका, जब किसी वस्तु को ऊंचे स्थान पर ले जाया जाता है तो गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध किया गया कार्य के कारण उसमें ऊर्जा प्राप्त होती है। इस ऊर्जा को क्या कहा जाता है, तो गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए W बराबर आपका हो जाएगा mgh, जहाँ m द्रव्यमान हो जाएगा, g गुरुत्वीय त्वरण हो जाएगा, h ऊंचाई हो जाएगा। जमीन के ऊपर एक बिंदु पर किसी वस्तु का गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा की
इस प्रकार परिभाषित किया जाता है। तो गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध उसे जमीन से उस बिंदु तक उठाने में किया गया कार्य, ठीक है। डब्ल्यू बराबर हो जाएगा mgh, एम हो जाएगा द्रव्यमान, जी गुरुत्वीय त्वरण, एच ऊंचाई। गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो ये जो आपका किया जाता है किसी वस्तु को प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच ऊर्ध्वाधर ऊंचाई के में परिवर्तन के कारण, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर, वह वेग जिस पर कोई वस्तु फेंकने पर वापस नहीं लौटती उसे प्लायन वेग कहते हैं, ठीक है। अगला है, पृथ्वी का प्लायन वेग कितना होता है? तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। चंद्रमा का प्लायन वेग आपका हो जाएगा 2.35 किलोमीटर पर सेकेंड। यहाँ मीटर नहीं होगा फ्रेंड्स, किलोमीटर पर सेकेंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? किलोमीटर पर सेकेंड। पृथ्वी की निकट कक्षा में चक्कर लगाने वाले उपग्रह को क्या कहा जाता है? ध्रुवीय उपग्रह कहा जाता है। मौसम संबंधी जानकारी के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ध्रुवीय उपग्रह का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वह उपग्रह कौन सा है जो पृथ्वी की सतह से लगभग 36,000 किलोमीटर ऊपर भूमध्य रेखा तल पर घूमता है? उसे भू स्थिर उपग्रह कहते हैं, जो कि पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है। किस से किस ओर? पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, द्रव्यमान केंद्र। क्या हो जाएगा? द्रव्यमान केंद्र के बारे में पढ़ने वाले हैं। वह केंद्र जहां कोई वस्तु संतुलन की स्थिति में रहती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे द्रव्यमान केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? द्रव्यमान केंद्र कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, द्रव्यमान का केंद्र वस्तु के अंदर या वस्तु के बाहर हो सकता है। जो द्रव्यमान का केंद्र होता है वस्तु के अंदर भी हो सकता है, वस्तु के बाहर भी हो सकता है, ठीक है। द्रव्यमान का केंद्र का उदाहरण हम लोग देख लेते हैं फ्रेंड्स। बूढ़ा आदमी को झुककर चलना, क्योंकि उसका केंद्र, बूढ़ा आदमी को झुककर चलना, पहाड़ों पर चढ़ते समय व्यक्ति का झुककर चलना, भार उठाने वाले व्यक्ति झुककर चलता है, ट्रक्स में अधिक भार होने पर झुककर चलता है, पीसा के झुकी हुई मीनार के बावजूद संतुलन की स्थिति में। जो पीसा का झुकी हुई मीनार है फ्रेंड्स वो तिरछा है, लेकिन उसका जो द्रव्यमान केंद्र है वो मिड पॉइंट में आ जाता है, ठीक है। चलिए अगला है आपका घूर्णन बल। वह राशि जो किसी वस्तु को घूर्णी गति प्रदान करती है उसे घूर्णन कहते हैं। जिससे घूर्णन बल बराबर आपका हो जाएगा टॉर्क, जिसे टॉर्क से डिनोटेट किया जाता है F इंटू आर, ठीक है। क्या होता है? F इंटू आर। संतुलन की स्थिति में दाईं ओर का घूर्णन बाईं ओर के घूर्णन के बराबर होती है, यानी कि वामावर्ता बराबर दक्षिणावर्ता, ठीक है। लेफ्ट बराबर राइट। तो चलिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। घूर्षण बल यानी कि घूर्णन बल का एग्जाम्पल, कुम्हार के चाक में लकड़ी पकड़ने के लिए छेद परिधि के पास होता है, चक्की का हत्था परिधि के पास होता है, नलकूप का हैंडल लंबा बनाया जाता है, खिड़की और दरवाजे का हत्था का सदैव स्थिरांक से दूर रखा जाता है। इस सिद्धांत के आधार पर सरल और जटिल मशीन बनाई जाती है, जैसे रीवर, पुल्ली, स्क्रू, जैक आदि, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स आपका एक लाइनर क्वेश्चन समाप्त हो गया है। अब हम लोग MCQ के बारे के और हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए MCQ आपका हो जाएगा, आपका पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से क्या प्रकृति, तो चलिए फ्रेंड्स 23 क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव का करवाने वाले हैं। निम्नलिखित में से क्या प्रकृति में कभी भी अकेले नहीं पाया जाता है? उसे बल कहते हैं। बल कभी अकेले नहीं पाया जाता है, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा बल प्रकृति में विद्युत चुंबकीय नहीं है? तो ये आपका हो जाएगा शरीर का वजन। शरीर का वजन हो जाएगा आपका विद्युत चुंबकीय नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, किसी सतह पर वस्तु को समान गति से फिसलने रहने के लिए किस बल की आवश्यकता पड़ती है? तो उसे स्लाइडिंग घर्षण का आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका कि झुके हुए तल के माध्यम से किसी वस्तु को दी गई ऊंचाई तक उठाने में वस्तु को लंबवत उठाने की तुलना में इसमें क्या कमी आती है? तो चलिए इसमें जो कमी आती है लगाए गए बल की कमी आती है। क्या आती है कमी? लगाए गए बल की कमी आती है। अगला क्वेश्चन है आपका, 20 किलोग्राम और 50 किलोग्राम वजन वाले दो पिंडों के बीच आकर्षण बल कितना होगा जिसके बीच की दूरी 2 मीटर? तो देखिए यहाँ पे आपका हो जाएगा G इंटू M1 M2 बटा R स्क्वायर, ठीक है। इस फार्मूला पर आप लोग बैठा कर कैलकुलेट कर लीजिएगा फ्रेंड। G का वैल्यू आपका, G का वैल्यू आप लोग बैठाएगा 6.67 गुने 10⁻⁻11 और M का वैल्यू दे दिया है 20 और M2 का वैल्यू दे दिया है 50 और R का वैल्यू दे दिया है 2। आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कि
पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान क्या होता है? तो देखिए भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है, ध्रुवों पर सबसे कम होता है, ध्रुवों से विषुवत रेखा तक बढ़ती है, ध्रुवों से विषुवत रेखा तक समान रहती है। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यानी कि भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है, यानी कि 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7 कि चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के जी का मान का 1/6 भाग होता है। यहाँ कोई व्यक्ति पृथ्वी पर 1.5 मीटर ऊंचा छलांग लगा सकता है, तो चंद्रमा पर वह कितनी ऊंचाई तक छलांग लगा सकता है? तो वहाँ पे तो देखिए यहाँ पे आप लोग क्या करिएगा फ्रेंड्स 1.5 गुना 6 गुना कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 15 छक्का 90 यानी कि 9 मीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रमा की सतह पर एक लड़के का वजन 300 न्यूटन है, तो पृथ्वी की सतह पर इसका वजन क्या होगा था? यानी कि 1/6 होता है ना, तो 18 न्यूटन यानी कि 1800 न्यूटन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 20 किलोग्राम वजन वाली एक वस्तु को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, तो इस प्रक्रिया में गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य होगा, वो कितना कार्य होगा फ्रेंड्स? तो देखिए फार्मूला आपका होता है mgh, ठीक है। mgh m का वैल्यू दे दिया है 20 गुना 2 गुना 10, तो 20 दूना 40 दही 400। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 10 कि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण एम और आर के बीच, तो वो हो जाएगा gm/r²। क्या होता है फॉर्मूला फ्रेंड? gm/r², यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11, पृथ्वी की सतह पर एक पिंड का भार W है, उस ग्रह पर उसका भार कितना होगा जिसका द्रव्यमान पृथ्वी से 15 गुना और त्रिज्या पृथ्वी से 4 गुना है? तो ये जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 15/16 वाट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, चलिए इधर आपका न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, न्यूमेरिकल आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18 में दिया हुआ है कि इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? तो इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। क्या कहते हैं? दाब। दाब जो आपका होता है बल बटा क्षेत्रफल होता है, फार्मूला जो आपका होता है बल बटा क्षेत्रफल होता है। तो चलिए फ्रेंड्स आज इतना ही, थैंक यू फॉर वाचिंग। डेली आपका इस चैनल पे फ्रेंड्स एक वीडियो डेली अपलोड कराया जाता है चैप्टर वाइज।